नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी नॉलेज गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है वायुमंडल। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज हम इसको एकदम क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों जो वायुमंडल शब्द है, देखा जाए तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी अंतरिक्ष में एक गोले की भांति मूव कर रही है स्वतंत्र रूप से, और इसके चारों तरफ जो आवरण है, उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब ये वायुमंडल का जो कंपोजिशन है, ये किन किन चीजों से बना हुआ है, उसी को मिला करके ये परिभाषित हो जाता है। यानी कि ये अगर हम इस वायुमंडल की बात करें, पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है, ये वायुमंडल जलवाष्प, धूलकण और गैसीय मिक्सचर से बना हुआ है। जलवाष्प, धूलकण और गैसीय मिक्सचर से बने इस आवरण को ही हम क्या कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। अब इस आवरण में जलवाष्प और धूलकण, इसका कोई साइंटिफिक विश्लेषण नहीं है, लेकिन जो गैसीय फॉर्म में जो यहाँ पर गैसें मौजूद हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव है। चलिए देखते हैं। गैस की अगर हम बात करें तो जो पृथ्वी के चारों ओर ये गैसेस उपलब्ध हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% पाई जाती है। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन पाई जाती है। ये है 20.93% या 21% आप कह सकते हैं। ये मैंने पॉइंट में से लिख दिया है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए, क्योंकि जो अगली गैस है वो इसी से रिलेटेड हो जाएगी। ये है ऑर्गन। ऑर्गन जो है वो वायुमंडल में एक मात्र अक्रिय गैस है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो दोस्तों वो कौन सी है? ऑर्गन है। देखिए पूरे लेक्चर को आपको स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो वायुमंडल से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। और इस वीडियो को आपको करना क्या है, 2 से 3 बार देख लेना है। एग्जाम में जब भी आप बैठोगे सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी। तो पहले नंबर पे नाइट्रोजन हो गई, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन हो गई, तीसरे नंबर पर ऑर्गन जो कि अक्रिय गैस है, कितना है? 0.93% है। फिर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मात्रा जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, कितना है? 0.03%। लेकिन जितना ही कम इसकी मात्रा है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये गैस वायुमंडल में रोल अदा करती है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा जो रीजन है, ये सबसे भारी गैस है, इसका घनत्व ज्यादा है, और भारी गैस होने के कारण वायुमंडल में सबसे निचली परत में पाई जाती है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा वायुमंडल का विश्लेषण था गैसीय फॉर्म में, कि कौन कौन सी गैस किस रूप में और कितनी मात्रा में पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की अगर हम ऊपरी परत की बात करें, वायुमंडल में जो ऊपरी परत पाई जाती है, उसके अध्ययन को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? एरोलॉजी। क्या कहते हैं? एरोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और जो वायुमंडल की निचली परत है, उसको हम लोग कहते हैं मेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं। अब इस वायुमंडल को, या जो हमारे पृथ्वी के जो चारों तरफ आवरण बना हुआ है, वायुमंडल जो बना हुआ है, इसको परतों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इसको परत में डिवाइड कर दिया गया अध्ययन के हिसाब से। और इसको डिवाइड करने का रीजन भी है, क्योंकि ये जो गैस है, गैसीय फॉर्म में जो आवरण पाया जा रहा है, ये हर स्टेप में अपना पैटर्न चेंज कर देती हैं। तो इसीलिए इसको परत में डिवाइड कर दिया गया है, और टोटल 5 परतों में इसको डिवाइड किया गया है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं 5 परत पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ये 5 परत कौन सी है, और इसका सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। सीक्वेंस कैसे? पहले हम ये देख लेते हैं 5 परत कौन कौन सी है। सबसे ऊपर वायुमंडल है, फिर आयनमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। इंग्लिश वाले टर्म भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी हिंदी में ही लिख दिया जाता है ये इंग्लिश वाला, यानी क्षोभ मंडल को क्षोभ मंडल ना दे करके सीधे सीधे ट्रोपोस्फेयर ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से लिख दिया जाएगा ट्रोपोस्फेयर। तो ये भी ध्यान रखना है, इंग्लिश वाले भी टर्म आपको ध्यान रखने हैं। चलिए देखते हैं। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, 5 परत हैं, तो सबसे बीच में, जैसा कि नाम से ही देख रहे हैं, मध्यमंडल पाया जाता है। सबसे बीच में मिड में मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर पाया जाता है। अब मेसोस्फीयर के ऊपर 2 परत है, मेसोस्फीयर के नीचे 2 परत है। तो एक परत तो आपको याद हो गई, मध्यमंडल,
और उसके नीचे अगर आप आओगे तो कौन सी है, समताप मंडल, और उसके नीचे अगर आप आएंगे तो कौन सी परत है, क्षोभ मंडल है। क्लियर है। उसके ऊपर जाएंगे आप तो आयन मंडल, यानी किसके, मध्य मंडल के ऊपर, और इसके ऊपर बाह्य मंडल, नाम से ही है बाह्य, सबसे बाहर, ठीक है, सबसे बाहर की मंडल ये हो गया, बीच का मंडल ये हो गया। बस याद क्या करना है, इसके बीच में एक मंडल है आयन, ठीक है, आयनीकरण यहाँ पर एक तरीके से होता है। उसके नीचे समताप, क्षोभ, क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे नजदीकी सतह है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्षोभ मंडल से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी मंडल से पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल की सबसे जो बड़ी विशेषता है वो ये है कि यही वो मंडल है जहां पर मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती हैं, और मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होने के कारण ही इसको संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम बात करें, और ये है हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है संवहन मंडल या फिर क्षोभ मंडल। इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखना है दोस्तों कि ध्रुवों पर इस मंडल की ऊंचाई कम होती है, और विषुवत रेखा पर यानी विषुवत के पास इसकी ऊंचाई अधिक होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई केवल 8 किलोमीटर के आसपास होती है, लेकिन विषुवत पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। और औसत ऊंचाई की अगर बात करें, एग्जाम में औसत ऊंचाई भी पूछ लेता है, तो आप 12 से 16 किलोमीटर का जो भी ऑप्शन दिखेगा, अगर औसत ऊंचाई की बात करता है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होती है और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक होती है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसमें होती है। मौसम संबंधी घटनाएं यानी कि इसमें बादल आपको इसी मंडल में मिलेंगे, बारिश वगैरह आपकी इसी मंडल में होंगी, तो जितने भी बिजली का चमकना, ये सारी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में ही घटित होंगी। दूसरी विशेषता इस मंडल की ये है कि गर्मियों के दिन में इस मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर गैसीय फॉर्म में ये आवरण मौजूद है, और गर्मी के कारण उनका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, गर्मी के कारण घनत्व घट जाएगा, क्योंकि घनत्व ज्यादा होगा तो गैसें नीचे बैठेंगी, घनत्व कम होगा तो गैसें ऊपर बढ़ेंगी, और उसी कारण से इस मंडल का विस्तार हो जाता है। तो गर्मियों में क्षोभ मंडल का विस्तार हो जाता है, ऊंचाई बढ़ जाती है, और ठंडियों में ऊंचाई इसकी कम हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हो गए। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर इसकी विशेषता ये भी है कि जब भी आप क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो 165 मीटर की ऊंचाई पर, यानी प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। कहीं के पर 162 दिया रहता है, कहीं के पर 165। तो 162 से 165 का अगर ऑप्शन दिया गया है, तो जब भी आप ऊंचाई पर बढ़ेंगे, ठीक, तो 165 या 162 से 165 दोनों में से कोई भी दिया रहेगा, 162 से 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। किलोमीटर के फॉर्म में बात करेंगे तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस या 6.5 भी ऑप्शन में दिया रहेगा। दोनों भी बातें आपको ध्यान रखनी है। 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। अब देखिए, तापमान घटने का रीजन क्या होता है, क्योंकि हमने आपको अभी बताया था कि जो CO2 गैस है इसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो CO2 का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है ये नीचे आकर के बैठी रहती हैं, और जब सूर्य की किरणें आती हैं तो ये इसको अवशोषित कर लेती है। CO2 की खासियत क्या है कि इसको ये अवशोषित कर लेती है। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य की किरणों को अवशोषित करेगी तो वहां पर ऊष्मा का प्रवाह ज्यादा होगा, और जैसे जैसे जब आप ऊपर जाओगे तो CO2 की मात्रा कम होने लगेगी, और वहां पर सूर्य की किरणों का अवशोषण कम होगा, जिससे कि गर्मी कम पड़ेगी, मौसम ऊपर की ओर ठंडा होने लगेगा। क्लियर है? फिर से बता देता हूं, नीचे क्या होगा, नीचे CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, घनत्व इसका ज्यादा है, CO2 का घनत्व ज्यादा होने के कारण नीचे इसकी मात्रा ज्यादा होगी, सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करेगा, जिससे कि ऊष्मा का संचरण नीचे ज्यादा होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो CO2 की मात्रा कम होने लगेगी। CO2 की मात्रा कम होगी तो ऊष्मा का अवशोषण कम करेगी, जिससे कि ऊपर की तरफ ठंडक महसूस होगी, और कितनी 162 से 165 मीटर की ऊंचाई पर जब आप पहुंचोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये सारे आपको पॉइंट्स बना लेने हैं नोट्स में,
और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको लिखते हुए चले जाना है। तो ये आपके क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला मंडल है समताप मंडल। समताप मंडल में हम लोग आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंडल ये भी है, इससे भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अब इस मंडल की खास बात क्या है दोस्तों, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में हो गई, इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होंगी। ठीक है, यानी जो बादल वगैरह बनना है ये सब चीजें या बारिश वगैरह ये सब यहाँ पर नहीं होगा। अब मौसम संबंधी घटनाएं न होने के कारण यहाँ पर एरोप्लेन यानी जो वायु परिवहन है उसके लिए बहुत ही अच्छा माध्यम मिलता है। इसीलिए एरोप्लेन जितने भी आपके वायु परिवहन का जितना भी रूट है वो कहाँ मिलेगा दोस्तों, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किस मंडल में वायुयान उड़ते हैं, तो किस मंडल में उड़ते हैं दोस्तों, समताप मंडल में। क्यों उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। दूसरा ऐसे जो पॉइंट पूछा जाता है वो ये है कि ओजोन परत, ओजोन परत कहाँ मिलती है दोस्तों, वो मिलती है समताप मंडल में मिलती है। ओजोन परत की जो ऊंचाई होती है, यहाँ पर देखिए एक चीज मैंने नहीं बताया, फिर से मैं बता दूं, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई थी ये तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विश्व से 18 किलोमीटर। और जब आप आओगे समताप मंडल में, तो समताप मंडल में इसी के ऊपर कहाँ तक, 50 किलोमीटर तक। ठीक है, कहाँ तक मिलेगा, 50 किलोमीटर तक समताप मंडल एग्जिस्ट करता है। यानी कि 0 से 18 किलोमीटर तक हो गया आपका क्षोभ मंडल, फिर 18 के ऊपर 50 किलोमीटर तक मिलेगा आपको समताप मंडल मिलेगा। क्लियर है। अब इस समताप मंडल में ही ओजोन परत मिलती है जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, 15 से 30 किलोमीटर के आसपास या 15 से 35 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई होती है ओजोन परत की। अच्छा, ओजोन परत की जो मोटाई होती है, ओजोन परत की जो मोटाई होती है, इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसको मापने की जो इकाई है दोस्तों क्या है, डाबसन। ठीक है, इसको मापने की इकाई क्या है, डाबसन। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, डाबसन। ये ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई होती है। देखिए ओजोन परत की खासियत क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण परत होती है ये। ओजोन परत क्या है, सूर्य की किरणों से जब पराबैंगनी किरणें आती हैं तो ये पराबैंगनी किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है या अवशोषित कर लेता है। ठीक है, यानी कि वो हमारे वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को आने नहीं देता है, यहीं पर अवशोषण कर लेता है या फिर परावर्तित कर देता है। लेकिन अब हमारे वायुमंडल में नीचे से क्या हो रहा है कि कुछ गैसेज ऐसी फॉर्म की जा रही हैं कि हमारे ओजोन परत को इफेक्ट पड़ रहा है। वो गैसें कौन सी, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा था एग्जाम में, CFC। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये गैसें जो निकलती हैं मुख्यतः आपके रेफ्रिजरेटर से हो गई, फ्रिज से, AC से, तो इन सब चीजों से ये गैस निकलती हैं और ये हमारे ओजोन परत को अफेक्ट करती हैं। ओजोन परत में डेप्रिसिएशन को देखते ही 16 सितंबर को एक दिवस रखा गया ओजोन परत की जागरूकता को समझाने के लिए। हम लोग ये दिवस मनाने लगे हैं, कौन सा, 16 सितंबर के दिन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये हम लोग समताप मंडल में डिस्कस कर रहे थे। यहीं पर देखिए एक घटना और होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखा जाए ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी ओजोन परत का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। चलिए देख लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में दोस्तों कुछ गैसेस होती हैं, कौन कौन सी, CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन और जलवाष्प। तो ये क्या करते हैं, ये परत बना लेते हैं। ये हमारे वायुमंडल के चारों ओर या पृथ्वी की सतह के चारों ओर एक परत बना लेते हैं, जिससे कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं वो इस परत से टकराकर वापस नहीं जा पाती हैं। ठीक है, इस परत से टकराकर वापस नहीं जा पाती हैं, ये हमारे वायुमंडलीय सतह पर इसी परत से टकराकर लौटती रहती हैं, जिससे कि ऊष्मा का संचरण बना रहता है और एक तापमान मेंटेन रहता है। तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान
हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में एग्जिस्ट करता है, जिससे कि यहाँ पर मानव जीवन संभव है। अगर ये परत ना होती, अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता, तो हमारे पृथ्वी पर तापमान कितना बना रहता? -18 डिग्री सेल्सियस। कितना बना रहता? -18 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि यहाँ पर जीवन की उतनी गुणवत्ता न मिलती, इतना जीवन संभव ना होता। तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का बहुत ही महत्व है। और ये परत एक काम ये भी करती है कि पराबैंगनी किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती, वापस भेज देती है ये, बाकी सूर्य की किरणों को आने देती है और इसको हमारे भूमंडलीय सतह पर रिफ्लेक्ट कराती रहती है। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण घटना होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर की परत पे आते हैं। इसके ऊपर की परत है मध्यमंडल, जो कि सबसे बीच में पाई जाती है। ठीक है, इसमें खत्म हो गई, लेकिन चलिए कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। मध्यमंडल, मीजोस्फीयर। मध्यमंडल में बहुत ही इसमें कम पॉइंट्स पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखना है दोस्तों कि उल्कापिंड, उल्कापिंड जो भी ब्रह्मांड से उल्काएं यानी पत्थर के टुकड़े, ठीक है, पत्थर के टुकड़े, होता क्या है, उल्का होती क्या है कि पत्थर के टुकड़े ब्रह्मांड से जब आते हैं टूट के, तो वायुमंडल में घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है और ये एक पूंछनुमा आकृति की झाड़ू नुमा आकृति की तरह पृथ्वी की ओर आती हैं। और ये मध्यमंडल क्या काम करती है कि इस उल्कापिंड को यहीं पर समाप्त कर देती है। इस उल्कापिंड को मध्यमंडल में ही समाप्त कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे पृथ्वी को कोई हानि नहीं पहुंचती है। कभी कभी बहुत बड़ी जब उल्कापिंड होते हैं तो मध्यमंडल को क्रॉस करके हमारी पृथ्वी पर गिर जाते हैं और बहुत बड़े गड्ढानुमा आकृति का निर्माण कर देते हैं। तो मध्यमंडल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसका एक दूसरी खास बात क्या है दोस्तों कि मध्यमंडल का जो तापमान है वो -80 डिग्री सेल्सियस से या -100 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ पे तापमान पाया जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कम तापमान वाला मंडल कौन सा है? तो सबसे कम तापमान वाला मंडल दोस्तों कौन सा है? मध्यमंडल। ठीक है, देखिए जितने भी पॉइंट डिस्कस करा दे रहा हूँ इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। बस आपको करना क्या है, पूरे लेक्चर को अच्छे से देखना है, सुनना है और इस पे नोट बना लेना है। तो ये मध्यमंडल की विशेषता हो गई, इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्यमंडल का विस्तार कहाँ तक है दोस्तों? 80 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। 18 तक ये हो गया क्षोभ मंडल, 18 से 50 तक हो गया आपका समताप मंडल, फिर 50 से 80 तक हो जाएगा आपका आयन मंडल, और उसके बाद 640 किलोमीटर तक। चलिए अभी हम लोग फिलहाल मध्यमंडल के बाद आते हैं दोस्तों, अब आयन मंडल में आते हैं। आयन मंडल में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या होती है? नाम ही से लग रहा है कि यहाँ पर आयन फॉर्म होते हैं, आयन यहाँ पर बनते हैं और इसी आयन की वजह से यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन यानी जो रेडियो तरंगे होती हैं वो यहाँ पर संचरण करती हैं, कहाँ पर? आयन मंडल में। और जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, यानी जब हम पृथ्वी से कोई भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से स्थापित करते हैं तो इसी आयन मंडल से परावर्तित होकर ये फिर से पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो आयन मंडल में कम्युनिकेशन हम लोग स्थापित करते हैं। 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है, यानी 80 के बाद 640 तक आयन मंडल मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लास्ट में आता है वायुमंडल। ठीक है, आयन मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोस्फेयर। और सबसे लास्ट में है वायुमंडल यानी कि एक्सोस्फेयर। ठीक है, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में जितनी भी सैटेलाइट वगैरह स्थापित की जाती हैं, जो भी सैटेलाइट वगैरह स्थापित की जाती हैं वो कहाँ पर की जाती हैं? एक्सोस्फेयर यानी कि वायुमंडल में। अब कहीं कहीं पर एक्सोस्फेयर के बारे में बताया जाएगा कि 640 के ऊपर जितना भी आपका आवरण है वो क्या है? वायुमंडल के अंतर्गत आता है। लेकिन कहीं कहीं पर इसकी जो हाइट निर्धारित की गई है कितना? 10,000 किलोमीटर, यानी 640 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक इस मंडल की सीमा निर्धारित की गई है। कहीं कहीं पर इसकी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो अगर ऑप्शन में आपको आता है 640 से 10,000 किलोमीटर तो आप इससे लगा दीजिएगा, अगर लिखा जाता है 640 से अनंत तक तो भी वो सही माना जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सी घटना होती है। यहाँ पर जितने भी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं वो वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं। उपग्रह भी, जितने भी संचारी उपग्रह हैं वो दो तरीके के उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, एक ध्रुवीय और एक भूस्थैतिक। ठीक है, तो जो ध्रुवीय उपग्रह हैं ये लगभग 700 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं
और जो भूस्थैतिक संचारी उपग्रह है, भूस्थैतिक संचारी उपग्रह, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये पूरा एक विश्लेषण था वायुमंडल का, और कोई भी पॉइंट हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, सारे पॉइंट को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आपको करना बस इतना है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। अब आपको करना ये है दोस्तों आगे कि इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में उठाकर देखिए, और जो भी आपके पास बुक्स हो उसमें क्वेश्चंस को लगाएं और देखें कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है ये भी बताइएगा। अगर आपको कहीं पर कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई मदद मिली है, कुछ हेल्प मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।